हेलो दोस्तों, सार्थक एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग रोज़ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक नए वीडियो के साथ रोज़ मिलते हैं। इसके साथ ही हम लोग 8वीं 9वीं 10वीं की भी तैयारी कराते हैं, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों को हमारे चैनल के माध्यम से लाभ मिल सके। तो आज इसी जो है मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगामी जितनी भी परीक्षाएं होने वाली है, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी का होने वाला है एग्ज़ाम, या बीपीएससी की होने वाली है, यूपीएसआई की या यूपीपीसीएस संबंधित मतलब जो भी परीक्षाएं आगामी होने वाली हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए एसपीडी का जो निचोड़ है उन सभी क्वेश्चन के बारे में, यानी कि जितने भी सारे क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट हैं, उन सभी सब्जेक्ट के साथ सभी क्वेश्चन को एक एक वीडियो में सभी को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो आज से जो है हम लोग प्राचीन भारत के क्वेश्चन जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। ठीक है, तो इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि पहिया का आविष्कार किसने किया था, तो नवपाषाण काल पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो किस काल में हुआ था, तो नवपाषाण काल में हुआ था। ठीक है, इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन है कि आग का जो है आविष्कार किस काल में हुआ था, तो ये पूरा पाषाण काल में हुआ था। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको रिवीजन के लिए सबसे बेहतर है और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से एसपीडी ने इसे सजाया है। ठीक है, तो इससे हम लोग का क्या होगा कि हर एक सब्जेक्ट जो है वो रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं फिर अगले क्वेश्चन का। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ, तो ये मध्य पाषाण काल में हुआ था। किस काल में हुआ था, तो मध्य पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन है कि भीमबेटका प्रसिद्ध है किसके लिए, तो गुफा शैल चित्रों हेतु। ठीक है, भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफा शैल चित्रों हेतु। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है कि भीमबेटका है मतलब भीमबेटका कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ है, तो रायसेन जिला मध्य प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन इसमें बात करते हैं कि विश्व का सबसे प्राचीन या प्रथम अभिलेख कौन सा है, तो ये बोगास कोई अभिलेख है। कहाँ पर है, तो एशिया माइनर में। ठीक है, उसके बाद देखिए मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था, यानी कि सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था, तो किस धातु का किया था, तो तांबा का किया था। ठीक है, उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि सबसे पहले पालतू बनाया गया था, तो सबसे पहले पालतू किस जानवर को बनाया गया था, तो वो कुत्ता को बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का काल जो है वो कब से कब तक है, तो 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे कि सिंधु सभ्यता का काल जो है वो कब से कब तक है, तो 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता थी, कौन सी सभ्यता थी, तो ये आदि ऐतिहासिक थी। ठीक है, उसके बाद चलिए अगले बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी किसके लिए, तो ये नगर नियोजित हेतु। ठीक है, नगर नियोजन हेतु क्या थी, तो ये प्रसिद्ध थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी थी, तो भाव चित्रात्मक थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, इसलिए हमने अंडरलाइन भी कर दिया इसको हाईलाइटर से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था, तो कृषि था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सिंधुवासियों का मुख्य फसल कौन कौन सा था, तो जौ और गेहूं था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कौन सा था, गेहूं और जौ और गेहूं था। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का पूर्वी पूरा स्थल कौन सा है, तो आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग कि सिंधु सभ्यता का जो है पश्चिमी पूरा स्थल कहाँ पे पड़ता है, तो ये सूतकांगेडोर कहाँ पे है, तो बलूचिस्तान में है। एक बार फिर से देखिएगा, सिंधु सभ्यता का पश्चिमी पूरा स्थल कहाँ है, तो सूतकांगेडोर कहाँ है, बलूचिस्तान में। उसके बाद चलिए बात करते हैं सिंधु सभ्यता का उत्तरी पूरा स्थल। सिंधु सभ्यता का उत्तरी पूरा स्थल कहाँ है, तो मांडा अखनूर जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का दक्षिणी पूरा स्थल कहाँ है, तो दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में है। ठीक है, उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। कह रहा है कि सिंधु सभ्यता थी, कैसी सभ्यता थी, तो सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का विस्तार था कैसा, मतलब त्रिभुजाकार था। ठीक है, उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था। ठीक है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, तो लोथल था। सिंधु सभ्यता का वृहद स्थल कौन सा था, तो मोहनजोदड़ो था। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल कौन सा था, तो राखीगढ़ी था। ठीक है, एक बार फिर से सुनेंगे, भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल जो था वो कौन सा था, तो राखीगढ़ी था। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, तो मोहनजोदड़ो थी, जिसकी खोज कब हुई थी, तो 1922 में हुआ था। किसने किया था, तो रखाल दास बनर्जी जी ने किया था, आप लोगों को जानकारी होगा।
तो ये फिर से क्वेश्चन को देखेंगे कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार है, ठीक है, जिसकी खोज कब हुई थी तो 1922 में हुई थी। उसके बाद चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि मोहनजोदड़ो की खोज जो है वो किसने किया था, तो देखिए आगे क्वेश्चन रखालदास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो सॉरी नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है कहाँ से, तो मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो स्थित है कहाँ पे है, तो पाकिस्तान में है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक जो है वो कैसा है, तो बृहत स्नानागार है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक जो है वो बृहत स्नानागार है। सिंधुवासी पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे, तो पशुपति की करते थे, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी, तो चार्ल्स मैसन ने। कब दी थी, तो 1826 में दिया था। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा स्थित है कहाँ पर, तो रावी नदी के तट पर है। एक बार फिर से देखिएगा, हड़प्पा स्थित है कहाँ पर, तो रावी नदी के तट पर। हड़प्पा की खोज किसने किया था, तो दयाराम साहनी जी ने किया था। कब किया था, तो 1921 में किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आता है। हड़प्पा की सभ्यता थी, कैसी सभ्यता थी, तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पाई समाज था कैसा था, तो मातृसत्तात्मक था। एक बार फिर से सुनेंगे, जो है ये हड़प्पाई समाज कैसा था, तो मातृसत्तात्मक था। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है कि स्वास्तिक चिन्ह देन है, किसकी देन है, तो ये हड़प्पा सभ्यता की देन है। R37 कब्रिस्तान मिला है कहाँ से, तो ये जो है हड़प्पा से मिला है। एक बार फिर से सुनेंगे, R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है, तो ये हड़प्पा से मिला है। उसके बाद फिर से देखिए अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे, किस धातु से अनभिज्ञ थे, तो ये लोहा से अनभिज्ञ थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग कैसा था, तो लाल था। मिस्र के राजा क्या कहलाते थे, तो फराव कहलाते थे। एक बार फिर से सुनेंगे, मिस्र के राजा को क्या कहा जाता था, तो फराव। चावल के साक्ष्य लोथल एवं रंगापुर से मिले, यानी कि कह रहा है क्वेश्चन कि चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो लोथल एवं रंगपुर से। जूते हुए खेत के साक्ष्य, एक बार फिर से देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगा से मिले हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए बात करते हैं कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, तो काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया का जो है आधुनिक नाम इराक अब पड़ गया है, उसका अर्थ क्या आता है, तो दो नदियों के बीच की भूमि क्या कहलाती है, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया आधुनिक नाम इसका इराक है, तो इसका कह रहा है कि इसका अर्थ क्या होता है, तो दो नदियों के बीच की भूमि, ठीक है। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन है कि वैदिक सभ्यता का काल जो है वो कब से कब तक माना जाता है, तो ये 1500 से 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है, 1500 से 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो सबसे अगला क्वेश्चन है कि आर्यों की जानकारी मिलती है तो किस वेद से मिलती है, तो ऋग्वेद से, ठीक है। आर्यों की जानकारी किस वेद से मिलती है, तो ऋग्वेद से। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है, तो गाय को, यानी कि न मारे जाने योग्य, यानी कि नहीं मारने जाने वाला पशु जो है वो कौन सी है, तो अघन्य है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था, तो अमाजू कहा जाता था। फिर से सुनिएगा, ऋग्वेद काल में जो है आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था, तो अमाजू कहा जाता था। आर्यो भारत में कब आए थे, आर्य जो है वो भारत में कब आए थे, तो 1500 ईसा पूर्व से पहले आए थे। और कहाँ आए थे सबसे पहले, तो ये मध्य एशिया में आए थे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि आर्य पहले बसे थे कहाँ पे, तो पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे, ठीक है। एक बार फिर से सुनिएगा, आर्य जो है पहले कहाँ बसे थे, तो पंजाब एवं अफगानिस्तान में। आर्यों के मूल निवास स्थान कहाँ था, तो मध्य एशिया, जैसा कि अभी हमने बताया था कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो पशुपालन या कृषि था। आर्यों की भाषा क्या थी, तो ये संस्कृत थी। और पेय पदार्थ कौन सा था, तो सोमरस था, ठीक है, सोमरस था, एक बार ध्यान में रखिएगा इसको। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था, तो घोड़ा था। और देवता प्रिय कौन थे, तो इंद्र थे, ठीक है। आर्यों का समाज कैसा था, तो पितृ प्रधान था, यानी कि पिता की अधिक महत्ता थी, ठीक है, आर्यों में। उसके बाद बात करते हैं कि वेदों एवं वेदांगों की संख्या कितनी है, तो वेद 4 है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद 4 वेद होते हैं, ठीक है। और वेदांग कौन से कितने हैं, तो ये 6 हैं, ठीक है, तो यानी कि वेद 4 और वेदांग 6। उसके बाद चलिए बात करते हैं सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। इसमें कितने सूक्त हैं, तो 228 सूक्त हैं, ठीक है। ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन थे, तो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास थे, ठीक है। ऋग्वेद के संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। बताइए अगला क्वेश्चन है, देखिएगा
अगला क्वेश्चन आपका है कि ऋग्वेद जो है वो ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि क्या कहलाते हैं? तो होत्री कहलाते हैं। ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो होत्री। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु है। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो सरस्वती है। ऋग्वेद में गंगा या यमुना का उल्लेख कितना बार है? तो गंगा का उल्लेख 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन है? तो इंद्र हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र है तो कौन से, मतलब ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र है? तो ये जो ऋग्वेद के 3रे मंडल में, ठीक है, गायत्री मंत्र। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन थे? तो ये विश्वामित्र जी थे। ठीक है, गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन थे? तो ये विश्वामित्र थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र समर्पित है किस देवता को? तो सूर्य देवता सावित्री को। ठीक है, 8वें मंडल में अगला क्वेश्चन है कि 8वें मंडल की ऋचाएँ क्या कहलाती हैं? तो खील कहलाती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 8वें मंडल की ऋचाएँ जो है वो खील कहलाती है। सोम देवता को समर्पित मंडल कौन सा है? तो 9वां है। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल कौन सा है? तो 10वां मंडल है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गोत्र शब्द की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? तो उत्तर वैदिक काल में हुई थी, ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन से थे? तो ये प्रजापति थे। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति। गद एवं पद वाला वेद कौन सा है? तो यजुर्वेद है। यज्ञ संबंधी विधि विधान है यजुर्वेद है में। ठीक है, तंत्र मंत्र संग्रहित वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। सामवेद या यजुर्वेद के मंत्रों के उच्चारण करने वाले ऋषि क्या कहलाते थे? तो देखिए, सामवेद के जो उच्चारण करते हैं उनको उद्गाता कहा जाता है और यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को अर्धवायु कहा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो ऐत्रेय ब्राह्मण संबंधित है तो ऋग्वेद से है। पंचवीस ब्राह्मण संबंधित है किससे? तो सामवेद से है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि गोपथ ब्राह्मण संबंधित है किस वेद से? तो अथर्ववेद से। देखिए ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखिए, इसलिए हमने हाईलाइट कर दिया है, ये क्वेश्चन में आता है। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है किस वेद से? तो यजुर्वेद से। ठीक है, उसके बाद चलिए बात करते हैं पुराणों की कुल संख्या कितना है? तो 18 है, ध्यान दीजिएगा, पुराणों की कुल संख्या 18। तो कह रहा है क्वेश्चन कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो अल बरूनी था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है अल बरूनी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा कि पुराणों के संकलनकर्ता लोमहर्ष और उग्रश्रवा थे। पुराणों के संकलनकर्ता कौन थे? तो लोमहर्ष व उग्रश्रवा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन पुराण है कौन सा है? तो मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। मौर्य वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो विष्णु पुराण से मिलती है। ठीक है, सातवाहन वंश की जानकारी किस से मिलती है? तो ये भी मत्स्य पुराण से ही मिलती है, ध्यान रखिएगा। गुप्त वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो वायु पुराण से मिलती है। ठीक है, गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन सांख्य दर्शन है। न्याय जो है या न्याय या सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो देखिए, न्याय के दर्शन के प्रवर्तक थे गौतम और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो कपिल थे। ध्यान में रखिएगा, एक बार फिर से हम देखते हैं इसको। न्याय दर्शन के मतलब जो है न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे गौतम और सांख्य दर्शन के कपिल थे। ठीक है, उसके बाद चलिए योग के कौन थे? तो पतंजलि थे। और मीमांसा के दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो जैमिनी थे। ठीक है, योग के पतंजलि जी थे और दर्शन मीमांसा के जैमिनी थे। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित कर्मकांड से है। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है किससे? तो कर्मकांड से। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो 108 है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो 108। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रामाणिक कितना है? तो सिर्फ 13 है। ठीक है, तो ये जो थे वो क्वेश्चन थे। अब चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो सत्यमेव जयते लिया गया है कहाँ से? तो मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से। तमसो माँ ज्योतिर्गमय। ठीक है, तथा ओम लिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है? तो बृहदारण्यक उपनिषद से। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन सा है? तो मनुस्मृति है, ध्यान रखिएगा। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन मनुस्मृति। प्राचीन हिंदू विधि के लेखक कौन है? तो मनु है, ध्यान रखिएगा। प्राचीन हिंदू विधि के लेखक कौन है? तो मनु है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रामायण के रचयिता कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि जी हैं।
रामायण मानस की रचना किसने की थी? तो तुलसीदास ने की थी। ध्यान में रखिएगा, रामायण मानस की रचना तुलसीदास ने की थी। ठीक है, उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन है कि महाभारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो सॉरी, भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास थे। ठीक है, महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास। महाभारत का अन्य नाम क्या है? तो जय संहिता है। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में एक प्रश्न पूछता है कि महाभारत का अन्य नाम क्या है? तो जय संहिता है। महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा जो है नाम से संबंधित है किसने? तो बदायूनी ने मतलब किया था। महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? बदायूनी ने किया था। किस नाम से? तो रज्मनामा नाम से। किस सदी में? तो 16वीं सदी में। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन थे वो आपके पार्ट 1 वीडियो के थे। अब अगला जो प्राचीन भारत से ही संबंधित जो है वीडियो आएगा, बुद्ध धर्म से स्टार्टिंग होगा। जैन धर्म के बारे में भी बात करेंगे हम लोग। अगला वीडियो जो है फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।